Welcome students. My name is Ruxana. I am your biology 9th class teacher or I have started there 5 chapter of biology cell set. हम लोग पहले मेयोसिस के बारे में उसकी पूरी डिटेल जो है पढ़ चुके हैं, जिसके बीच में हमने पढ़ा है कि इसको अब हम फेजेस की तरफ आ रहे हैं। हम पहले इसके कैरियोकाइनेसिस और वो सारे जिसे उसके फेजेस हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के मतलब बता चुके हैं कि इन फेज़ में से इनको गुजर कर आना होगा। अब हम जो पहला मरहला है प्रोफेज, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में जो तफसील थी कि किस तरह से इनके बीच में तब्दीली आती है, यानी कि इसके बीच में जो क्रोमोसोम की तब्दीली कैसे होती है, न्यूक्लियस डिसअपेयर होता है और सेंट्रियोल्स किस तरह डुप्लीकेट होते हैं, ये सारे आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसके बीच में हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें क्रोमोसोम जो उनसे होते हैं वो डबल होते हैं और इसमें क्रॉस ओवरिंग होती है और कैस्माइटा होते हैं और सिनेप्सिस जो बनते हैं वो क्या होता है, इनके पेयर्स बन जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें ये है कि जिस वक्त हम आ जाते हैं इसकी स्टेजेस की तरफ, हमने ये स्टेजेस जो हैं इसके प्रोफेजेस के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो इसमें ये हम लोगों ने या आपको क्रोमोसोम्स जो से हैं ये धागे की शक्ल में होते हैं, ये 2 धागे की शक्ल में होते हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमोसोम्स कहते हैं। अच्छा, पहले ये जो धागे होते हैं ये आप क्रोमेटाइड के नाम से हम इनको याद करते हैं, यानी कि जो पड़े हुए होते हैं जब ये रैंडम की हालत में तो ये सिंगल सूरत में पड़े हुए होते हैं। अब लेकिन जिस वक्त ये पेयर की सूरत में बनते हैं तो यहाँ पर इनको हम क्रोमोसोम्स कह देते हैं। अच्छा जी, अब सिस्टर क्रोमोसोम्स के बारे में यूँ है, देखिए आप को बताया कि ये 2 सेल की डिवीज़न होती है। 2 सेल कौन से होते हैं? देखिए 2 सेल ये वाले जो हैं, क्योंकि ये जर्म्स की प्रोडक्शन है तो इस वजह से आपके जो है एक फीमेल का होगा और एक मेल का, यानी कि ओवम और स्पर्म की यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन वगैरह होगी और सारा जो प्रोसेस जो है इस पे होगा। उससे पहले का हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम है धागे की सूरत में पाए जाते हैं, 2 धागों की सूरत में होते हैं और जब ये सिंगल होते हैं तो उस वक्त इसको क्रोमेटिन कहते हैं और जिस वक्त ये जोड़े की शक्ल में हो जाते हैं तो इसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताया है ये सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं। पहली पिक्चर जो है आपको मैंने बताया कि ये सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद इसकी जो है नॉन सिस्टर जो उनसे क्रोमोसोम कौन से होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम मैंने नेक्स्ट में आपको शो करने की कोशिश की है। एक क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमोसोम यानी एक सिस्टर का एक क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमोसोम दूसरे के लिए नॉन सिस्टर कहलाएगा। ये बात आप ज़रा गौर से देख लीजिए। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम कहलाएगा जो एक क्रोमोसोम है उसके लिए उसका दूसरा क्रोमोसोम जो है वो नॉन सिस्टर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा जी, एक जैसे पेयर्स ये हो जाते हैं जब हम इन क्रोमोसोम्स को पेयर की फॉर्म में बनाते हैं सिनेप्सिस के बाद, तो उसमें क्या है, इसको हम होमोलॉगस का नाम देते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, पेयर की सूरत में होते हैं, पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। और आपने देखा है चास्मेटा जो है वो जहाँ पर आके जॉइन होता है, यहाँ जहाँ आकर चिपकता है उसको उसके जॉइंट बन जाते हैं, आकर वो उसके साथ चिपक जाता है। और सिनेप्सिस जिसके बनते हैं उसको क्या होते हैं, उस वक्त भी यही है कि ये जोड़े की सूरत में। सिनेप्सिस से पहले ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े की शक्ल में नहीं होते हैं, जोड़े की शक्ल में सिनेप्सिस के बाद में आपके जोड़े की शक्ल में आ जाते हैं। और ये 2 होमोलोगस जो होते हैं क्रोमोसोम्स, ये आपस में मिले हुए होते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे
कि ये बाइवलेंट और टेट्राड क्यों कहते हैं। बाइवलेंट और टेट्राड कहने का मतलब क्या है? देखिए, बाइवलेंट का मतलब होता है 2 और टेट्रा का मतलब होता है 4। अब देखें आप यहाँ पर कि जिस वक़्त हम 2 कहते हैं, बाइवलेंट कहते हैं, देखिए एक एग का होगा, एक स्पर्म का होगा, सेट पेयर, यानी एक पेयर जो है वो फीमेल, एक पेयर मेल, ठीक है। अब जब हम पेयर की बात कर रहे हैं, अब आप इसको जिसको पेयर को अलग अलग रेशो में करेंगे तो ये कितने बनेंगे? 1 2 3 4 टेट्राड बन जाएंगे। सही। ये आपको इसमें समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अलग भी करके किस तरह हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये, लेकिन ये है कि बच्चे अक्सर इस चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं। और बहरहाल अच्छा जी, अब ये है कि दूसरी बात क्या बतानी थी। अब मैंने इस तरह ये बनाए हुए हैं, उसकी वजह क्या है? ये गोलमोल होके भी मिल सकते हैं, किसी इस तरह भी किसी भी पॉइंट से मिल ज़रूर सकते हैं, लेकिन ये लंबी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल साइड से, यानी लंबाई के हिस्से से ये एक दूसरे के साथ आपस में मिलते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो लंबाई की सूरत में मिलते हैं, और आम तौर पर क्रोमोसोम जो से हैं वो क्रोमेटाइड की हालत में या क्रोमेटिड की हालत में पड़े होते हैं। ये जिस वक़्त मेटोसिस या मियोसिस या कोई तक़सीम शुरू होती है, यानी जब तक़सीम इसकी शुरू होती है तो उस वक़्त ये जोड़े की सूरत में होती है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। ये क्रॉस ओवरिंग का जो है सारा, क्रॉस ओवरिंग का क्या है कि जिस वक़्त ये मटेरियल जो है आपस में, आई मीन ये जो इनका जोड़ा है वो आपस में एक्सचेंज कर लेता है। कौन सा? जेनेटिक मटेरियल्स। देखिए, इसमें जेनेटिक मटेरियल तो ऑलरेडी मौजूद होता है, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो आपस में क्रॉस हो जाता है। अब जब वो क्रॉस ओवरिंग कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है कि ये क्रॉस ओवरिंग करने के बाद इसमें जेनेटिक जो है वो चेंज। देखिए, इसलिए कि बहुत सारे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनकी देखिए जो अंदाज़ होता है या शक्ल होती है, आप देखेंगे कि वो किसी से आपस में मिलती नहीं होती, और यही आपके जो है इसकी जेनेटिक एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जीन एक्सचेंज हुए, और जब ये जीन एक्सचेंज हुए तो इन्हीं जीन्स को हम लोग क्या कहेंगे कि आपके यहाँ पर न्यू जनरेशन का आगाज़ हो जाता है, यानी कि नई जनरेशन का, यानी कि जिसको जो पहले वाले हमारे सेल थे वो वाले चेंज हो गए। किसमें? जिसको क्रॉस ओवरिंग मटेरियल ने की। जब वो अपनी क्रॉस ओवरिंग करेगा जेनेटिक मटेरियल, तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने से, उनकी एक्सचेंज होने से जो है वो उनकी जनरेशन या उनके सेल्स या उन जो भी थे वो नई चीज़ में तब्दील हो जाएंगे, वो नई फॉर्म में आ जाएंगे, यानी आगे जो बनेगा सेल वो नया बनेगा, वो पुराना वाला सेल जो है वो नहीं इसमें होगा। तो यही आपकी जेनेटिक वेरिएशंस है। जेनेटिक वेरिएशंस का ये है कि जब वो चेंज हो जाती हैं, जीन्स चेंज होती हैं, तो आप जो है इसको जेनेटिक वेरिएशंस भी कहते हैं, यानी कि जेनेटिव वेरिएशंस यहाँ पर हमारी होगी, यानी कि नया सेल बन गया और उसके बीच में चेंज आ गई, और यही चेंज उनसी है हमारी नस्लों में एक दूसरे से मुख्तलिफ या देर तक चलती रहती है। अच्छा जी, अब यही तो यहाँ तक हो गया कि जनरेशन हमारी जो सी है चलती रहती है। अब हम आ जाते हैं इंटरफेस पर, क्योंकि देखिए इंटरफेस में तो आपको मेटोसिस में आप पूरा इंटरफेस का पढ़ चुके हुए हैं, तो इसमें भी तकरीबन मोस्टली वही चीज़ है कि क्या है, आपका पहला प्रोफेज़ है जिसके बीच में इसके जेनेटिक वो है क्रोमोसोम जो से हम किस हालत में पड़े हैं, क्रोमेटिन की हालत में पड़े हुए हैं। फिर आप सेकंड में जाइए
तो वहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रोसोम जो उनसे हैं वो आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे, क्रोमैटिन जो उनसे हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम में। अच्छा, अब सेकंड में आए, सिनेप्सिस का अमल हो जाएगा। सिनेप्सिस का अमल क्या हो जाएगा, जहाँ पर जोड़े बनने शुरू होते हैं या पेयर्स, दे आर फॉर्मिंग द पेयर्स, तो फॉर्म करेंगे पेयर्स को। और कैस्मेटा उसके ऊपर होगा जहाँ पर वो आपस में चिपके हुए होंगे। और क्या हो जाएगा, क्रॉस ओवर जो सी है, क्रॉसिंग ओवर भी आपके सेटिंग में बताएंगे। असल में इसके बीच में क्या होता है कि इनके पोल्स बने होते हैं। आपने उसमें पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल, वो जिस वक्त हम ये फेज़ 1 में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं या इसके स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होते हैं। आपने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि उसके बीच में सबसे पहले जो इंटरफेस है उसके बीच में उसको प्रोटीन, एंजाइम्स, यानी क्रोमोसोम का भरना और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सबसे पहले वो चीज़ें जो सेल की तैयारी के लिए चाहिए होती हैं, वो प्रोफेज़ में, वो यानी इंटरफेज़ के प्रोफेज़ में वो इकट्ठी की जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके बीच में इस्तेमाल, जैसे हमने मेटाफेज़ में पढ़ा था, एज़ इट इज़ लाइक दैट यहाँ पर भी हम उसी तरह ही इसका होगा कि यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं अपीयर हो जाएंगे और उसके बाद फिर उसके स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे और स्पिंडल फाइबर के ऊपर ये जो आपके सारे क्रोमोसोम्स हैं ये किस तरह से एक तरतीब से आ जाएंगे। और उसके बाद जो है जब ये तरतीब से आने लगेंगे, न्यूक्लियस का जो क्या है एनवलप है और उसके बाद न्यूक्लियस है, स्मॉल न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, वो भी गायब हो जाएगा, यानी मरकज़ा और छोटा मरकज़ा जो है वो भी गायब हो जाएगा और वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी, स्पिंडल बन जाएंगे, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सारे सेल में आ जाएगा। यानी आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक बच्चा अगर धागा लेके एक दूसरे के घुमाता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि बीच का हिस्सा ऊपर उसका जा रहा होता है। जब वो एक स्पिंडल हाथ उसके क्या हो गए, स्पिंडल हो गए, और जो बीच में वो धागा बच्चा घुमा रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपके फाइबर्स बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जैसे बनेंगे तो उसके ऊपर ये जो क्रोमोसोम है ये अपने आप को सही तरह से अरेंज कर लेते हैं। फिर आपने देखा है कि वो खुद ही जिस वक्त स्पिंडल फाइबर्स जिस वक्त श्रिंक होते हैं और सेंट्रियोल श्रिंक होता है और ये स्पिंडल फाइबर्स जो से हैं वो किस तरह से अपने पोल्स की तरफ आ जाते हैं और सेल किस तरीके से अपने अपने अलग जो से हैं वो फॉर्मेशन यानी कि नया सेल जो है वो बनने की तरफ या वजूद में आना शुरू हो जाता है। ये हम पहले कर चुके हुए हैं और अब ये हम सिर्फ आपको बताने के लिए करें। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात और बताती चलूँ मैम कि मिटोसिस में स्पिंडल जो सा था एक के साथ जुड़े हुए थे, कितने, एक के साथ हमने एक स्पिंडल फाइबर ही जोड़ा हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि मियोसिस में जोड़े की सूरत में है, यानी वहाँ पर जो हमारा मिटोसिस था उसमें जो हैं क्रोमोसोम्स जो से थे वो हमारे क्या था, सिंपल स्पिंडल जो से हैं जुड़े हुए थे, दो जुड़े हुए थे। और यहाँ पर भी हम क्या है, दो ही जोड़ेंगे, इसके लिए हम कोई अलग से नहीं करेंगे। क्रोमोसोम यहाँ पर दो हैं, यहाँ के स्पिंडल भी दो हैं। पहले हम क्रोमोसोम को पहले अलग करेंगे, फिर उसकी कॉपी अलग करेंगे और वो ये काम सारा होगा M2 में, पहले M2 में, और M1 में हम सिर्फ होमोलोगस को सिर्फ अलग करेंगे, जो कि होमोलोगस होगा उसको हम अलग करेंगे। तो इस वजह से अब ये है। अल्लाह हाफिज़।